शादी के दिन ही से मेरा शौहर कुछ परेशान सा था। मैंने सोचा अपनी सुहागरात को लेकर थोड़ा नर्वस हो रहा है। लेकिन जब रात हुई तो मेरा शौहर सोफे पर सो गया। सुबह होते ही मैंने बेड पर बिछी चादर को धो दिया ताकि किसी को शक ना हो। मगर मेरी जेठानी को सब पता था कि मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आया और सुबह होते ही घर से भाग गया है। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम ये तावीज अपने पेट के साथ बांध लो, रात तक तुम्हारा शौहर ठीक हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब तो मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। माथे पर पसीना आ चुका था। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी जल्दी इस सबूत को गायब करने में मसरूफ थी। मेरे हाथों में पहनी चूड़ियों की आवाज से भी परेशान थी कि कहीं वह जाग ना जाए। आज मेरी सुहागरात थी और मैं ये सबूत मिटाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह होते ही मेरे शौहर की माँ, चाची और कुछ औरतें मेरे कमरे में जरूर आएंगी और मुझसे एक सवाल पूछेंगी जो हर दुल्हन से पूछा जाता है, वो भी इसकी शादी के अगले ही दिन। हो सकता है कि वे इधर उधर नजर दौड़ाएं और बिस्तर को देखना तो वैसे ही अपना फर्ज समझें। इसलिए यह काम करना ही था। मैंने सबूत मिटाकर रख दिया, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और कहीं इनकी तेज नजर मेरे उस राज को जान ना ले। सोचा था अपनी तरफ से तसल्ली करके सो जाऊंगी, पर पहले तो नींद ही नहीं आई। फिर जाने कब सो गई। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो चार औरतें मेरे सिर पर खड़ी थीं और उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी जान ही निकल गई। मेरी उम्र 7 साल हो चुकी थी, तो अब घर वालों ने शादी करवाने के बारे में सोचा और रिश्ता देखने लगे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप की बातें सुन सुनकर थक गई थी, क्योंकि मेरी एक बहन पहले ही भाग चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि गलती मेरी बहन की थी, और मेरी बहन आम शक्ल सूरत की मालिक थी। इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी और वह कोई नौकरी भी नहीं करती थी। इस वजह से मेरे माँ बाप ने उसे घर में बैठा रखा था। कहते थे कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए, हमारी बेटी के मयार का होना चाहिए। लेकिन इस सब में मेरी बहन की उम्र निकली जा रही थी। मैं अपनी बहन से पूरे 10 साल छोटी थी। मेरे वालिद साहब बहुत देर कर रहे थे। बहन ने किसी को पसंद कर लिया और बताया। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक क्लर्क से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करवाने वाले, इसलिए तुम यह बात दिल से निकाल दो। मेरी बहन ने 2 से 3 बार हम सबसे याद करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद वो खामोश हो गई। और 1 महीने बाद उसने कहा कि मुझे पार्लर का कोर्स करवा, ताकि मेरे हाथ में कोई हुनर हो। माँ बाप इस बात को भी नहीं मान रहे थे। फिर मैंने थोड़ी हिमायत कर दी तो मान ही गए। मेरी बहन एक दिन पार्लर गई और फिर अगले दिन वहां से वापस नहीं आई। उसका फोन भी बंद था, यहाँ तक कि उसके फोन लोकेशन निकलवानी पड़ी जो किसी दूसरे शहर की आ रही थी। फिर पता चला कि मेरी बहन ने उसी शख्स से शादी कर ली जिससे वह बातें करती थी और जिससे शादी करना चाहती थी, जिसके बारे में उसने बताया भी था। मेरे माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और कहा, तुम जैसी लड़कियां जो अपने घर से भाग कर आती हैं, ससुराल में उनको कभी इज्जत नहीं मिलती। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी बेटी पैदा हो, ताकि तुम्हें पता चले बेटी वालों का दुख क्या होता है, वो भी उनका दुख जिनकी बेटियां तुम्हारे जैसी निकलती हैं। मेरे बाबा लड़की की शादी बहुत सोच समझकर करने के कायल थे, लेकिन इस वाकये के बाद वो बस मेरी शादी करवा देना चाहते थे। उनका कहना था कि लड़कियां माँ बाप के लिए बदनामी का बायस बनती हैं और मैं इसकी शादी जल्दी करवा देना चाहता हूँ। बस इसी जल्दी जल्दी में उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया, जिसका ना सिर था ना पैर, क्योंकि दूर दूर तक उनसे हमारी कोई भी रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था। हम उन लोगों को जानते भी नहीं थे, ना ही हमने उन लोगों के बारे में कोई पूछताछ करवाई। बस जल्दी जल्दी मेरी शादी हो गई। लेकिन यह बात किसी को भी मालूम न थी कि मैं अपनी बहन के साथ रात में थी। वो जैसी भी थी, पर मेरी इकलौती बहन थी। वो भी मुझसे 10 साल बड़ी, जिसने मुझे तकरीबन माँ बनकर पाला था। मैं उससे कभी कभी हालचाल पूछने को बात कर लेती थी। उसका भी वही हाल था कि ससुराल वाले तो वाकई बहुत बुरे थे, लेकिन शौहर अच्छा था, ख्याल रखता था। जब मैंने उसे ये सब बताया तो वह कहने लगी, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। इस बात पर तो वाकई में मुझे उस पर भी गुस्सा था, लेकिन पहले ही वो परेशान रहती थी, इसलिए उसे कुछ ना कहा। पर अब तुम क्या करोगी? वो मेरी शादी में आना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा हरगिज ना करें,
क्योंकि अगर इन लोगों को पता चल गया तो फिर क्या होगा। मेरी बहन जब मुझे एक बात बताई, जो मुझे बताना चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी हो रही थी, तो मैं उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गई। उसने मुझे अच्छा खासा डरा दिया था। मेरे ससुराल वाले तो खुश थे क्योंकि उन्हें खूबसूरत लड़की मिल रही थी और मेरा शौहर भी देखने में तो मुनासिब था, लेकिन पता नहीं वो किस किस्म का इंसान था, क्योंकि मेरी शादी बहुत ही कम वक्त में करवा दी गई थी। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, यही सोच रही थी कि बहन तो भाग गई, लेकिन साथ में मुझे भी जलील करवा गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जबरदस्ती एक ऐसी जंग पर भेज दिया गया है, जो जंग मेरी है ही नहीं, और इसको लड़ना भी मेरे लिए जरूरी है। अब तो दिल से बस यही दुआ निकल रही थी कि शौहर अच्छा हो, क्योंकि अगर औरत का शौहर अच्छा हो लेकिन ससुराल बुरा हो तो गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर ससुराल भी बुरा निकले और शौहर भी बुरा मिले तो फिर औरत की जिंदगी अजाब बन जाती है। लेकिन फिर इस कमरे में कुछ ऐसी हरकतें होने लगीं कि दिन ब दिन जैसे हालात खराब होते गए, लम्हा ब लम्हा हालात बिगड़ने लगे। मेरा शौहर कमरे में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि दरवाजे से अंदर आकर गिर पड़ा। मैं उसके गिरने पर ही चौंक कर दरवाजे की तरफ तवज्जो हुई थी। मुझे लगा कि उसके दोस्तों ने उसे धक्का दिया होगा। ऐसे मौकों पर दोस्त और कजिन हंसी मजाक करते हैं। उन्होंने तो मजाक में कह दिया होगा कि जाओ, तुम्हें तो बड़ी जल्दी है। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लगता था कि मेरे शौहर का पांव फिसल गया था। मुझे शक हुआ कि कहीं मेरे शौहर ने शराब तो नहीं पी रखी, जो अभी से ही उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा शौहर आकर मेरे सामने बैठ गया, जबकि मैंने अपने शौहर के पीछे दीवार की तरफ देखा और उसे याद दिलाया कि पीछे तो देख लो। मेरा मतलब था कि दरवाजा तो बंद करो। दोनों दरवाजे खुले हुए थे और उन पर पर्दा भी नहीं था। मेरे शौहर ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हो और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने मुझे सलाम किया, वो भी बेहद अजीब से अंदाज में। मैंने सलाम का जवाब दिया। वो मेरे सामने बैठ गया, लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी एक चचेरी बहन थी, जिसने मजाक मजाक में कहा था कि तुम्हारा शौहर तो बड़ा हो गया है, 6 फीट लंबा भी हो गया है, लेकिन है बिल्कुल बच्चों जैसा। मुझे लगा वो मजाक कर रही थी, लेकिन अब उसकी बातें सच लग रही थीं। मेरे शौहर की बॉडी लैंग्वेज अजीब सी थी, माना कि ऐसी रात में बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस भी होते हैं। लेकिन मेरे शौहर की तो बाकायदा टांगें भी कांप रही थीं और हाथ भी। उसने जब मुझे गिफ्ट दिया तो उसके कांपते हुए हाथों की वजह से वो गिफ्ट जमीन पर गिर गया, और मेरे लिए जो वो सिर पर पहनने वाला एक ताज लेकर आया था, वो टूट गया। ताज के ऊपर सोने के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। गिफ्ट तो वाकई बहुत प्यारा था, लेकिन उसने पहले ही दिन खुद ही वो गिफ्ट तोड़ दिया। फिर वो गिफ्ट मुझे देने की बजाय बोला कि मैं सुबह इसको ठीक करवाने के लिए दे दूंगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने गिफ्ट वापस डिब्बे में डालकर एक तरफ रख दिया। मैं तो उसे देख भी ना पाई थी। असूल के मुताबिक अब उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मेरी कोई तारीफ ना की और कहने लगा, आप थक गई होंगी, आप आराम करें। मैं थक गया हूँ, मैं मुंह धो के आता हूँ, आप भी अपना मेकअप उतारें। सुना है दुल्हन का मेकअप उतारने में 2 से 4 घंटे तो लग जाते हैं। मैंने कहा, ये आपसे किसने कह दिया? तो कहने लगा, जब मेकअप करने में 2 घंटे लगते हैं तो उतारने में भी उतना ही वक्त लगेगा। काश वो मजाक कर रहा होता, लेकिन यह मजाक नहीं था। वो अजीब से लहजे में बोल रहा था, जैसे तंज कर रहा हो। खैर, वो थोड़ी देर बाद बाथरूम में चला गया और 2 मिनट बाद बाहर आ गया। अब मैं अंदर चली गई। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप साफ करके बाहर आ जाऊं, ताकि उसे पता चले कि 2 से 4 घंटे नहीं लगते, बस 65 मिनट का काम है। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि मेरा मेकअप उतर ही नहीं रहा था और मुझे कई मिनट लग गए। लेकिन जब मैं बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर पैरों तले जमीन निकल गई और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वहां इस कमरे में एक और मुंह खुला हुआ था, और वो था मेरे शौहर का, जिससे खर्राटों की आवाज आ रही थी। मेरा शौहर सोफे पर सो रहा था। टांगें उसकी जमीन से लग रही थीं, क्योंकि वह 6 फीट लंबा इंसान था और इतनी गहरी नींद में था कि उसके खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। सच कहते हैं कि लंबे लोगों की अकल उनके घुटनों में होती है। शायद मेरे शौहर के साथ भी यही मामला था।
मैं 2 मिनट तक खड़ी होकर उसे देखती रही और फिर जाकर बेड पर बैठ गई। एक तो ऐसी जबरदस्ती की शादी, ऊपर से इतना नासमझ शौहर। पता नहीं मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही थी। मुझे तो अपनी बहन पर रश्क आ रहा था कि अपनी पसंद के इंसान के साथ भागकर ही सही, उसने शादी तो कर ली। पीछे घर वाले उसको गालियां तो देते थे, पर उसे बुरा भला तो कहते थे। लेकिन वो सुनने के लिए वहां मौजूद तो नहीं थी। उसे क्या पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। वो तो अपनी जिंदगी गुजार रही थी, और यही सबसे अच्छी बात थी। रात तो रात अनोखी ही निकली, लेकिन सुबह भी एक बहुत ही अजीब काम होने वाला था, जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी शादी बेहद जाहिल लोगों में हुई थी, और मेरी माँ ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। लेकिन जब कुछ करने को ही ना था, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन मुझे एक काम जरूर करना था। वही काम देखने के लिए सुबह औरतों ने मेरे कमरे में आना था, और अगर उन्हें पता चलता कि जो उन्हें चाहिए था वो हुआ ही नहीं, तो उन्होंने मुझे ही बातें सुनानी थीं। जबकि अपने बेटे के बारे में तो शायद भूल गई थीं कि किस तरह का अनाड़ी और नाकारा इंसान था। सुबह 5 बजे से पहले ही मैं तैयार होकर बैठ गई और बेडशीट को धोकर दोबारा बिछा दिया। मेरा शौहर भी 3 बजे तक जाग गया और नींद में ही उठकर वहां से चला गया। ऐसे उठकर गया जैसे कदमों में कांच के जूते पहन रखे हों। थोड़ी देर बाद मेरी सास की बहन और मेरे शौहर की चाची, 3 अजीबोगरीब घाघ औरतें मेरे कमरे में आईं और आकर कमरे का जायजा लेने लगीं। मेरी सास ने कहा, तुमने बेडशीट को धोया है? मैंने कहा, जी धो दिया है, गंदी हो गई थी। तो हंस पड़ी और कहने लगी, धोने की भला क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, फिर सबके साथ बैठकर नाश्ता करना। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी कमरे में आई, जो बहुत ही चालाक औरत मालूम हो रही थी। उसने मेरी सास को देखकर कहा, बदली हुई चादर देखकर ही आप औरतें तो खुश हो गई। मेरी दफा याद है, आप लोगों ने क्या क्या किया था? उसने अजीब से लहजे में कहा। मैं भी हैरान हुई, और मेरी सास ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो कि दुल्हन के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। खैर, मेरी सास ने कहा, ये सब बातें छोड़ो। तुम्हें तो पता है रस्म रिवाज का, ये तो हर जगह होता है। तुम इसको तैयार करो और नीचे ले आओ, इसके माँ बाप आने वाले होंगे। नाश्ते का वक्त हो गया है। वो औरतें वहां से हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के कानों में बातें करती हुई चली गईं। मेरी जेठानी ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा, फिर कमरे में थोड़ा टहलने लगी, और उसने उस चादर को भी देखा जो मैंने अभी अभी धोकर बिछाई थी। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, आप क्या कहना चाह रही थीं? आपकी दफा क्या किया था? वह कहने लगी, छोड़ो इन औरतों को, ये सब चलता ही रहता है। वैसे भी औरतें ही करती हैं ये सब, और औरतों के साथ ही। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस कमरे में क्या हुआ है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या आप हमारे कमरे में झांक रही थीं? वो कहने लगी, झांकने की जरूरत ही क्या है? मुझे इस घर में शादी करके आए हुए 2 साल हो गए हैं। तुम्हारे शौहर की रग रग से वाकिफ हूँ, वो किस तरह का इंसान है। और तुमने सारे कमरे को बड़ी अच्छी तरह से साफ किया, यहाँ तक कि चादर भी धोकर बिछा दी। लेकिन इस सोफे पर जो तकिया रखा है, कम से कम इसको भी हटा देती, वरना सोफे के ऊपर तकिए का क्या काम है? ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। मेरी जेठानी के सामने मैं ऐसे नर्वस हो रही थी जैसे वो कोई हाई कोर्ट की वकील हो और मैं कोई बहुत ही अनाड़ी सी मुजरिम। मेरी जेठानी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही अपनायत से कहा, जो भी कुछ हुआ है मुझे बता दो। मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू हूँ, और इस घर के लोग बहुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती देखकर ले आए हैं, ताकि सबको दिखा सकें कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत बहू मिल गई है। मैंने अपनी जेठानी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं इतना तो समझ गई थी कि वो आधी बात जानती है। आधी बात छुपाकर मैंने क्या करना था। मैंने उसे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपने शौहर की बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की। वो तो ठीक नहीं था। वो ठीक तो है ना? कहीं वो कोई मानसिक मरीज टाइप इंसान तो नहीं है? क्योंकि मुझे तो उसमें सामान्य लोगों जैसी कोई बात नजर नहीं आई। मेरी जेठानी ने कहा, वो मानसिक मरीज नहीं है, लेकिन वो इस तरह का ही है। वो शादी नहीं करना चाहता था। उसने माँ बाप के सामने बहुत मिन्नतें की, मेरी शादी मत करवाओ, मैं शादी नहीं करना चाहता। फिर मेरी जेठानी ने एक ऐसी बात बताई
कि मैं वाकई हैरान रह गई। तुम्हारा शौहर इस शादी से इस कदर तंग था कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। यह बात सुनकर मैं हैरान हुई कि मैं किसी की जिंदगी में आ गई हूँ और वह मुझे अपनी जिंदगी में लाना ही नहीं चाहता था। यह तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान होता है, और बिन बुलाए मेहमान और जबरदस्ती के रिश्ते में कोई इज्जत नहीं रहती। मेरी जेठानी ने कहा कि मैं तुम्हार को अच्छी तरह जानती हूँ और शायद तुम नहीं जानती कि वह घर पर नहीं है फिलहाल। यह बात तुम्हारी सास को भी नहीं पता। अभी पता चल जाएगा और सारे घर में वावेला मच जाएगा, क्योंकि जिस तरह घर से निकला था उसे सिर्फ निकलना नहीं, भागना कहते हैं। तुम्हारा शौहर भाग चुका है। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि और भी कोई बुरी खबर है तो वो भी सुना दो। पहले ही मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है। भाग जाने से क्या मतलब है? क्या वह सच में भाग गया है? उसने कहा कि जिस तरह शादी से इनकार कर रहा था और फिर जो सुलूक उसने किया, जाहिर है वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों के सामने बेबस हो गया था। मौका देखकर लगता है वह भाग गया है। थोड़ी देर बाद मुझे नीचे से शोर की आवाजें आईं। मेरी जेठानी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो कि देखा, मैंने कहा था ना। और फिर एक लड़की ऊपर आई और उसने आकर मेरी जेठानी के कान में कुछ कहा और मेरे कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। उसने कहा कि वो कह रही है कि दुल्हन को नीचे मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारा शौहर गायब हो गया है। तुम्हारे शौहर को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तुम्हारे साथ कभी भी अपने रिश्ते का आगाज नहीं करेगा। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो कहने लगी कि फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा मसला हल कर सकती है। यही वो चीज है जिससे मेरा भी मसला हल हुआ था, क्योंकि इसका भाई भी इसी तरह का था। यह सारा खानदान ही ऐसा है। इस खानदान के मर्द मुश्किल से ही मर्द हैं। मेरी जिठानी ने अपनी कमर से कोई चीज उतारी। जिस तरह इसने पहनी हुई थी, ऐसे लगता था कि कोई चैन जैसी चीज है। मैं इसे देखकर हैरान हुई, लेकिन वह चैन नहीं थी, एक धागा था, और इस धागे में एक तावीज बंधा हुआ था, जिसको जिठानी ने अपनी कमर से कसकर बांधा हुआ था। उसने कहा कि बस इसी वजह से मेरी जिंदगी अभी तक सही गुजर रही है। आज की रात तुम ये अपनी कमर के साथ बांध लो। रात तक तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करना, देख लेना, एक दफा इस तावीज को अपनी कमर से बांध लो। इसके बाद मुझे दुआएं दोगी। मैंने इससे कहा कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह यह बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, अभी तक तो वही हो रहा है जो मैंने कहा, और आगे भी वही होगा, क्योंकि मेरा शौहर भी ऐसा ही था। इसी तरह की हरकतें उसने भी की थी। लेकिन जब से ये तावीज मेरे पास आया था, सब कुछ ठीक हो गया। इतना ठीक कि आज मेरे 4 बच्चे भी हैं और मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। तुमने 2 दिन बाद मेरे पास ही आना है और अपने मसले मुझे ही बताने हैं। मैं पहले ही तुम्हारा मसला हल कर रही हूँ और तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। इसको अभी अपनी कमर से बांध लो। अगर रात तक तुम्हारा शौहर ना आया तो समझ जाना कि मैं झूठी थी। लेकिन मैं झूठी नहीं, मैं तुम्हें से बता रही हूँ। मैंने इससे वो हतावीज लेकर अपनी कमर पर बांध लिया और शाम का इंतजार करने लगी। घर वाले बार बार मुझसे कोई बहाना करते कि इसके दोस्तों ने पार्टी रख ली है, इसलिए तुम्हारा शौहर वहां चला गया है। जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह गायब था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे माँ बाप से भी बहाना बनाया गया कि वह कहीं काम से गया है। शादी के 2-4 दिन तक तो मर्द औरतें के पल्लू से ही बनकर बैठ जाता है, और मेरा शौहर तो भाग गया था। क्या हो रहा था? तावीज जो मैंने कमर के साथ बांधा हुआ था, और रात के 10 बज गए थे। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मैंने कुछ शोर की आवाजें सुनी। शायद वह वापस आ गया था। मेरी सास बुरी तरह से उसे डांट रही थी, और मेरी सास की बहन भी, पागल हो क्या? कहाँ चले गए थे? क्या करते रहते हो? तो वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरे शौहर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे अच्छी तरह समझाया बुझाया और कहा कि जाओ, अपने कमरे में चले जाओ। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो साथ मेरी सास भी थी, और उनके हाथ में एक ट्रे में खाना भी था। मेरी सास ने कहा कि लो, तुम्हारे शौहर को ले आई हूं। मैंने इसे कहा, अब दोस्तों को छोड़ो और बीवी को वक्त दो। इतनी अच्छी बीवी मिली है किस्मत से, और ये दोस्तों के पीछे ख्वार होता फिर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से खाना खाओ, और अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम्हें भी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं भी अपनी सास के सामने ऐसे ही पेश आई कि जैसे ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तो कोई मसला ही नहीं, जबकि मेरे दिमाग में तो तूफान मचा हुआ था।
मेरे शौहर ने भी मुझसे माफी मांगी और कहा कि चलो अब खाना खाते हैं। मैं बाथरूम में चली गई तो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। बाहर आई तो हमने मिलकर खाना खाया और इसके बाद हम सो गए। पर सुबह मेरी आंख शोर पर खुली क्योंकि कोई हमारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है। मुझे मेरा सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत थकी हुई थी। मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरा सारा जिस्म ही मुझे भारी महसूस हो रहा था। अचानक मेरी नजर बेड तोकदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे सुराल वाले दरवाजा तोड़कर कमरे में आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। बेडशीट खून से भरी हुई थी, क्यों कि मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। मेरे शौहर के पास एक खत भी था, मैंने ही उठा लिया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया है। मेरी सास जोर जोर से रो रही थी, बेसुध सी। मेरे शौहर ने शायद खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। जब मैं बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी तभी मैं बेहोश हो गई और पता भी नहीं चला कि कब कब उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। बिस्तर पर खून फैला हुआ था और पास ही एक खत रखा था। कांपते हाथों से मैंने वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैंने खुदकुशी की है क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वो एक घरेलू काम करने वाली लड़की थी, ना खूबसूरत ना पढ़ी लिखी। उसके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा दी। मैं उस लड़की के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था। शादी के बाद मैं उससे मिलने गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, उसने भी अपनी जान दे दी। वो मोहब्बत में सच्ची थी और मैं भी। हमारी मौत की जिम्मेदार मेरी माँ है। मैं अपनी बीवी से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर देना। खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भीग गईं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पूरा घर सन्न था, मातम में डूबा हुआ। सच तो ये था कि गलती मेरी सास की थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा बेहद जज्बाती है, फिर भी उसकी बात नहीं मानी। अगर वो उसकी मोहब्बत को समझ लेती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इस दुखद घड़ी में मेरी बहन भी आई। उसने मेरे माँ बाप से माफी मांगी कि उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी थी। मेरे माँ बाप ने उसे माफ कर दिया और मुझसे भी माफी मांगी। लेकिन मुझे उस मासूम मोहब्बत का अफसोस था, जिसे कभी मंजिल नहीं मिली। एक ऐसी मोहब्बत जो जिंदगी में मिल न सकी और मौत के रास्ते पर एक साथ चली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।